गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है अंतराल का तीसरा चैप्टर बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ये पाठ है और अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण शैली, लोक कथाओं और लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो बच्चों, आज हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी की लिखी गई ये आत्मकथा बिस्कोहर की माटी का जो सार है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो इसका जो पाठ का सार है वो इस प्रकार से है। प्रस्तुत पाठ लेखक की आत्मकथा का एक अंश है। लेखक बताता है कि पूरब टोल के तालाब में कमल फलते फूलते हैं। इसी के कमल पत्र पर हिंदुओं के भोज में भोजन परोसा जाता है। कमल पत्र को पुरैन और कमल की नाल को भसीन कहते हैं। कमल ककड़ी को सामान्यतः नहीं खाया जाता, पर कमल गट्टा यानी कमल का बीज जो है वो अवश्य खाया जाता है। कमल में ज़्यादा बहार कोइयाँ की थी। इस जल पुष्प को कुमुद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। रेलवे लाइनों के दोनों ओर के गड्ढों में जहाँ पानी भरा होता है वहाँ इसे देखा जा सकता है। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही इसके महत्व को जानता है। इन्हीं दिनों तालाब में सिंघाड़ा आता है। सिंघाड़े के फूल भी होते हैं उजले और उनमें गंध भी होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती है। शरद ऋतु में हर सिंगार फूलता है। पितृपक्ष में मालिन दाई के घर के दरवाजे पर हर सिंगार की राशि रखी जाती थी। गांव की बोली में इसे कुरई जात रही कहा जाता है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक सजीव वातावरण था। तब आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता था। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ के आंचल में छिपकर बच्चा केवल दूध ही नहीं पीता बल्कि सुबुकता है, रोता है, माँ को मारता है, चिपटा रहता है। बच्चे जब दांत निकालते हैं तो हर चीज़ को काटते हैं। तो माँ बच्चे की ही नहीं बल्कि उसे मित्र का सुख भी देती है। माँ के अंक में लिपटकर माँ का दूध पीना मानव जीवन की सार्थकता है। पशु माताएं भी अपने बच्चों को ये सुख देती ही होंगी। फूल की बात करें तो कमल, कोइयाँ हर सिंगार की हो रही थी। ऐसे कितने ही फूल थे जिनके फूलों की चर्चा फूलों के रूप में नहीं होती और वे असली फूल तोरई, लौकी, भिंडी, इमली, अमरूद, कदम, बैंगन, कासीफल, आम के बौर, कटहल, उड़द, चना, मसूर और मटर के फूल, कदम्ब के फूलों से पेड़ लदबदा जाता है। खेतों में सरसों के फूलों की तेल युक्त गंध तैरती है। विश्वनाथ के गांव में एक फल बहुत होता है, भरभंडा। उसे ही सत्यानाशी कहा जाता है। इसका नाम चाहे जैसा हो, पर इसकी सुंदरता में कोई इसका जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा, आँख दुखने पर माँ उसका दूध आँख में लगाती। धान, गेहूँ, जौ के भी फूल होते। जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल होता। घास पत्तों से भरी मेड़ों पर, मैदानों में, तालाब के भीटों पर तरह तरह के सांप मिलते थे। डोढ़ा, मजगिदवा विष रहित सांप थे। डोढ़ा को मारा नहीं जाता। धामिन भी विष रहित है। सबसे खतरनाक गोहुअन होता है, जिसे गांव में फेटारा कहा जाता था। ये बड़ा खतरनाक होता है। इसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मरता है। इसके बाद भटिया आता है। इसके 2 मुंह होते हैं। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। सांप से डर भी लगता था, परंतु उनकी प्रतीक्षा भी की जाती थी। बिच्छू के काटने से दर्द तो बहुत होता था, पर उसे कोई मारता न था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते थे। फूल बेर के भी होते थे और उनकी गंध मादक होती थी। गर्मी के दिनों में सबको सोता देखकर चुपके से घर से निकल आते और लू से बचने के लिए माँ धोती या कमीज़ में गांठ लगाकर प्यास देती थी। लू लगने की हवा थी आम का पन्ना। कच्चे आम की हरी गंध, पकने से पहले जामुन खाना, तोड़ना, ये गर्मी की बहार थी।
कटहल गर्मी का फल और तरकारी दोनों है। वर्षा एकाएक नहीं आती, पहले बादल घिरते गड़गड़ाहट होती थी। पहली वर्षा में नहाने के बाद दाद खाज फोड़ा फुंसी सब ठीक हो जाते थे। फिर गंदगी कीचड़ जलाने की लकड़ी पहले जमा करनी पड़ती थी और चारों ओर पानी ही पानी भर जाता था। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा अंतर नहीं होता था। लेखक ने बिस्कोहर की औरत पहली बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा था। विश्वनाथ की उम्र उन सब में से कम थी, शायद 10 वर्ष। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी। विश्वनाथ आजीवन उससे शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में हुई। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते थे कि बिस्कोहर से अच्छा कोई और गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज़्यादा सुंदर कहीं की और की औरत हो सकती थी। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाएगी पूड़ी का सा लगता। नारी शरीर में उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों की गंध आती। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूँ भुट्टा खीरा की गंध और पुआल की होती है। आम के बाग में आम्रमंजरी बौर की पलट मारती हुई गंध तो साक्षात रति गंध होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक ठुमरी गाई, अब तो आओ साजन सुने अकेले में, यह याद करें इस ठुमरी को तो रुलाई आती थी, यानी कि रोना आता था और वही औरत उसमें व्याकुल नजर आती है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केश संवारे हुए है, आंखों में व्यथा है। वह सिर्फ इंतज़ार करती है। नृत्य, संगीत, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र अर्थात हर कला में वह मौजूद है। लेखक विश्वनाथ के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की एक सेतु है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ है। तो मुझे इस प्रकार से इस पाठ में ये जो पाठ है ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और ये लेखक ने अपनी उम्र के कई पड़ावों को पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त तो नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं और इस निर्भरता का दूसरा जो पक्ष है वो है प्राकृतिक सौंदर्य। तो असुविधाएं भी हैं और इसके साथ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका उल्लेख किया गया है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफ़ों का भी जिक्र किया गया है। कमल, कोइयाँ, हरसिंगार, सासा, तोरी, इस प्रकार से जो फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को भी दिखाया है। तो एक और तरह तरह के सांपों, बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। तो ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल पत्तियों के प्रयोग भी आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर का गांव, जो लेखक का गांव था, और एक पात्र बिस्नाथ, जो लेखक स्वयं है। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव और उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति और अनुभव की सत्यता इसकी द्योतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे और भोगे हुए यथार्थ को और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। तो लेखक की शैली अपने आप में एक अनूठी और बिल्कुल नई जान पड़ी है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पाठ 3 बिस्कोहर की माटी, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी का लिखा गया है, इसको हमने इस पर विचार विमर्श किया। इसका सार मैंने आपके साथ साझा किया है। तो अगर इसको समझने में आपको कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं और अगली वीडियो में हम इसके जो प्रमुख प्रश्न उत्तर हैं उन पर विचार करेंगे। तो आपको अगर कोई कठिनाई आए तो आप इसको इनबॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। और आपने इसकी जो PDF मैं आपको भेजूंगी, आपने अच्छे से इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है। धन्यवाद।